हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी और आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले ही आप पेन और कॉपी नोट डाउन करने के लिए अपने पास रख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसका क्या क्या इंडेक्स है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा वैद्युत धारा, अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। यानी इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत धारा। दूसरा हमको इस चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। थर्ड पढ़ना है हमको वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। चौथा और महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन जरूर आना है ओम्स लॉ, ओम का नियम। यह लगभग हर वर्ष ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस या ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, ओम का नियम लिखिए, यह प्रश्न जरूर आता है। पांचवा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। 6 है रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। 7वां प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। 8 इलेक्ट्रिक पावर या वैद्युत शक्ति। 9वां है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हिंदी में इसको बोलते हैं वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और 10 है MCQs। तो ये कंटेंट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बारी बारी से एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉपी और आप लोगों ने पेन निकाल लिया? निकाल लिया? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करना है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को पहले बहुत कम वर्ड्स में मैं डिफाइन कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ चार्ज। मतलब मैं बहुत छोटे स्तर से बताना चाहता हूं, स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज मतलब जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, वह है इलेक्ट्रिसिटी। अब टेक्निकल बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन से संबद्ध परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत के बारे में मैंने सबसे पहले क्या बताया? स्टडी ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं? आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा, यदि टेक्निकल परिभाषा की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने लिखा है विज्ञान की वह शाखा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया यानी प्रभाव से संबद्ध परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो वैद्युत है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है स्थिर वैद्युत, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा होता है वैद्युत धारा, इसको बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर वैद्युत में, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इसमें चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, इसमें आवेश स्थिर रहता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? स्थिर वैद्युत में क्या है? स्थिर वैद्युत, इसका मतलब इसमें आवेश जो है वह स्थिर रहता है। और वैद्युत धारा जो दूसरा, इसका नाम है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें है चार्ज आर इन मोशन, यानी चार्जेज आर इन मोशन। मतलब यह है कि आवेश जो है इसमें गतिमान रहता है। हमको इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़नी है। हमारे घरों में जो आने वाली धारा है वह भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जिसमें आवेश गतिमान हो, ठीक है, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और जिसमें आवेश जो है स्थिर रहता हो वह स्थिर वैद्युत है।
जैसे थोड़ा सा मैं उदाहरण की बात कर लूँ, चार्ज स्थिर होने की बात कहाँ पर हो सकती है, तो हम ब्रीफ में इसमें बात करेंगे। जैसे आपने बहुत पहले एक जादू देखा होगा, एक कंघे से सूखे बालों को रब किया जाए तो क्या होता है, कंघे में ये गुण आ जाता है कि वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। यानी वो कंघा क्या हो गया, आवेशित हो गया, चार्ज्ड हो गया, है ना, ये आपने देखा होगा। तो ये जो था यह आता है स्थिर वैद्युत के अंदर। लेकिन यदि किसी चालक में चार्ज गतिमान हो जाए, यानी चार्ज यदि गति में है, तो वहाँ पर वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, या सिंपल इसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो है वैद्युत की बात हो गई। यानी वैद्युत जो है विज्ञान की शाखा है जिसमें आवेशों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब बार बार हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसका नाम बार बार आ रहा है, वह है आवेश। तो अब आवेश के बारे में पढ़ते हैं। आवेश के बारे में सबसे पहले 600 BC, 600 ईसा पूर्व एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे उस समय पे, थेल्स, ग्रीस के एक साइंटिस्ट थे थेल्स। उन्होंने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया था। कब की बात है ये, 600 वर्ष पूर्व साइंटिस्ट थे थेल्स। थेल्स नाम के वैज्ञानिक ग्रीस के थे वो। उन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि एक एम्बर, हिंदी में बोलते हैं उसको अंबर, जो कि एक जीवाश्म रेजिन है जो समुद्र के किनारे पर होता है, पीले कलर का। उन्होंने देखा कि एम्बर को यदि वूलन क्लॉथ, किसी ऊनी कपड़े से या सिल्क से रब किया जाए तो वह जो है उसके अंदर ये गुण आ जाता था कि वह छोटे छोटे टुकड़ों को या तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। तो उन्होंने ये बताया कि भाई यह आवेश है इस पर, ठीक है ना। अंबर जो है वो ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी इलेक्ट्रॉन्स के नाम को ही एम्बर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एम्बर एक ही बात है। तो सबसे पहले थेल्स ने बताया था चार्ज के बारे में। फिर इसके बारे में और भी बातें हुई, जैसे कांच की छड़ को रेशम से रब किया जाए, रगड़ा जाए, तो कांच की छड़ भी आवेशित हो जाती है। आपने देखा होगा, कांच की छड़ और रेशम को रगड़ा गया तो कांच की छड़ आवेशित हो जाएगी, वह भी छोटे छोटे तिनके या कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए या सूखे बालों से, कंघे की अभी हमने बात की है, इनको यदि आपस में रगड़ा जाएगा तो यह क्या होंगे, आवेशित हो जाएंगे। यानी इनके अंदर यह गुण आ जाएगा कि वह छोटी छोटी वस्तुओं को, कागज को, तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अब एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि यह जो आवेश है यह दो प्रकार का होता है। यानी आवेशों के प्रकार बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। उन्होंने यह भी बताया कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और यदि असमान प्रकृति के हों, अलग अलग आवेश हों जिनकी प्रकृति अलग अलग है, वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में आवेश होता क्या है, आवेश की डेफिनेशन क्या है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य वस्तु वैद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। अभी हम ये कह रहे थे कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो उसमें क्या होता था, एक गुण आ जाता था कि वह छोटी छोटी वस्तु जैसे कागज, तिनके को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। तो वही बात हम क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य वस्तु वैद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। ठीक है, क्लियर, नोट कर लिया। ओके, अब बात करेंगे आवेश की प्रकृति के बारे में। देखिए, आवेश एक अदिश राशि है।
आपने पढ़ा है कक्षा 9th में कि आवेश जो राशियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। तो आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। और यह दो प्रकार की होती है। अभी हम बात कर रहे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब की, तो उन्होंने बता दिया था कि भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अदिश राशि है आवेश, और दो प्रकार के होते हैं ये, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। चलिए आगे चलते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश यानी पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव आवेश भी आपको रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वह असमान आवेश यानी धन और ऋण, पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्लियर? ओके आगे बढ़ते हैं। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश कैसा रहता है? संरक्षित का मतलब है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, यानी किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश है वो कंजर्व्ड रहता है, संरक्षित रहता है। क्लियर? अगला है आवेश क्वांटाइज्ड रहता है। आवेश कैसा रहता है? क्वांटाइज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की कि आवेश कैसा रहता है? क्वांटित या क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटाइज से मतलब है किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, यानी आवेश जो है वह 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, लेकिन आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। मतलब ये हुआ Q = ±NE। किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, मल्टीपल इंटीग्रल होगा। n जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Q = NE में Q आवेश है किसी वस्तु का, n उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यदि हम n के मान 1, 2, 3, 4 इसमें रख दें तो आवेश जो होगा वो ±E, यानी किसी वस्तु का आवेश +E हो सकता है, -E हो सकता है, +-2E हो सकता है, -2E हो सकता है, सो ऑन। यानी किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा वह आधा आवेश नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा। कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इसको कैसे समझ लेंगे? किसी दुकान के पास गए, दुकानदार के पास दुकान में, और उससे हमने पेन मांगे, तो वो कितने पेन देगा आपको? 1 दे सकता है, आप कहेंगे भाई और दीजिए तो 2 दे सकता है, और मांगेंगे तो 3 दे सकता है, 4 दे सकता है। लेकिन आप उससे बात करें कि भाई 1.5 पेन हमको दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है, 2.5 पेन देगा। तो ऐसे ही किसी भी वस्तु का जो आवेश है, किसी भी वस्तु का आवेश कितना होगा? E हो जाएगा, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है। और इसी तरह से वह वस्तु जो है अपने चार्ज को ट्रांसफ़र भी करेगी, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में यदि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे, तो वह भी इसी फॉर्म में जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 जाएगा, या 3 जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, नोट कर लिया आपने आवेश के गुण और आवेश की परिभाषा। ठीक है, आगे बढ़ें, मिटाएं। ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा? मज़ा आ रहा है? ओके, तो अब हम जो है आवेश की फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर और बात करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर हम आवेश के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, परमाणु के अंदर आप जानते हैं नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कोई भी परमाणु है जिसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन आपको पता है धन आवेशित कण होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, यानी प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। यह आप जानते हैं।
इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है या प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो ये कोई भी नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो अब बात करते हैं, कोई भी हम एलिमेंट या कोई भी तत्व ले लेते हैं जिसके आधार पर समझने में बड़ा आसान होगा। जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं। रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, सोडियम जो है मेटल है, धातु है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 1 हो गया, 2 8 1 हो गया बोहर सिद्धांत के आधार पर। तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। यह 1 इलेक्ट्रॉन जो है अपने नाभिक से लूजली बाउंड, ऐसा बाउंड है, लूजली बाउंड है, जो आसानी से फ्री हो सकता है। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो धातुओं में सामान्यतः जो उनकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब मैं बता रहा हूं कैसे चार्ज जो है ट्रांसफर होता है। तो मान लीजिए कोई 2 वस्तुएं हैं, एक ए है और दूसरी वस्तु है बी। दूसरी वस्तु है बी। 2 वस्तुएं, पहली वस्तु है ए, दूसरी वस्तु है बी। सपोज करिए पहली वस्तु से दूसरी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो ए पर कितना चार्ज हो गया? ए से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो ए पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कितनी हो गई? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। इस कमी के कारण इस पर 1 यूनिट धन आवेश आ गया। क्लियर? दोबारा से बताते हैं। 2 वस्तु ए और बी थी जिनको आपस में हमने रगड़ा, तो ए से कुछ भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बी पर। हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमने मान लिया है कि ए से 1 इलेक्ट्रॉन बी पर चला गया, तो ए पर कैसा आवेश होगा? 1 यूनिट धन आवेश आ गया। और बी पर कैसा आवेश आ गया? जब इस पर इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, तो इस पर 1 यूनिट का ऋण आवेश आ गया। क्लियर? अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमने माना है कि 2 यहाँ पर वस्तुएं कोई मान ली है हमने ए और बी, जिनको आपस में रगड़ा है, तो घर्षण के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी पर चले गए। अब मान लिया हमने कुछ में मतलब यह है कि 1 ही इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो 1 यूनिट पर इस पर धनावेश आ गया। दूसरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, उस पर 1 यूनिट का ऋणावेश आ गया। यदि सपोज करिए उस वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, यदि 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ए पर 2 यूनिट का धन आवेश आ गया और बी पर 2 यूनिट का ऋण आवेश आ गया। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 इलेक्ट्रॉन यदि गए हों ए से बी पर, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होते, तो ए पर 3 इलेक्ट्रॉन, ए पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती? ए पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती? 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी। और 3 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता, और बी पर 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने से 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ जाता। ओके, आपने देखा ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर होते ही नहीं है, क्योंकि वो नाभिक में बंधे रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? नेगेटिवली चार्ज्ड। ऋण आवेशित कण है ना, ऋण। आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? ऋण आवेशित कण। अब इस पर आवेश कितना होता है? यदि हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो Q इक्वल टू हो गया माइनस, क्योंकि ऋण आवेशित कण कह रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, अब बात करते हैं प्रोटॉन के आवेश की। प्रोटॉन, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ जाएगी। प्रोटॉन, प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है
और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होगा, Qn कहूँ मैं तो ये 0 होगा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यहाँ पर हमने यह भी समझ लिया है कि यदि दो वस्तुएं, कोई भी दो वस्तु आपस में रगड़ी जा रही हैं तो एक पर धन आवेश आ रहा है और दूसरी पर उतना ही ऋण आवेश आ रहा है। यानी एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले गए तो दूसरी वस्तु पर उतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ऋण आवेश आया और पहली पर कमी होने के कारण धन आवेश आ गया। तो अब बात करते हैं पहले वाले उदाहरणों की। सबसे पहले आवेश में जहाँ से शुरुआत करिए, हम बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी ग्लास रॉड को सिल्क से रब करता है तो ग्लास रॉड जो है वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो सिल्क है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। यानी जितना ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया है उतना ही सिल्क पर कितना आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके। अब जैसे कंघे का उदाहरण हमने लिया था, कंघे से सूखे बालों को जब हमने रगड़ा तो कंघे पर नेगेटिव चार्ज आया और बालों पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब भी किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है आपस में तो घर्षण के कारण पहली वाली वस्तु पर जितना धन आवेश आएगा उतना ही दूसरी वाली वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। लेकिन नेट चार्ज किसी भी वस्तु पर जितना रगड़ने से पहले टोटल चार्ज 0 था और रगड़ने के बाद दोनों वस्तुओं पर भी कुल चार्ज यदि निकाला जाए तो जितना पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उतना ही चार्ज बाद में भी रहता है, यानी शून्य चार्ज हो जाएगा दोनों पर कुल आवेश निकाला जाए तो। ओके, यह ट्रांसफ़र होता है इस तरह से। अब बात करते हैं पदार्थ जो है वैद्युत धारा के आधार पर या वैद्युत के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो इनको दो प्रकार से, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं हम। पहली कैटेगरी होती है चालक यानी कंडक्टर्स, ठीक है ना। आवेश के आधार पर या वैद्युत धारा के आधार पर, वैद्युत के आधार पर, ठीक है ना। वैद्युत और वैद्युत धारा आप समझ ही गए होंगे इस चैप्टर में। वैद्युत का मतलब वैद्युत धारा है, यानी करंट का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से ही है। तो मैं यदि करंट भी बोलता हूँ तो आप समझ जाइए डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो अब जो है हम पहले बात कर रहे हैं चालक की। चालक क्या होता है? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह जो है, आवेश का जो फ्लो है वो आसानी से हो जाता है। चालक, यदि आपसे पूछा जाता है कि चालक क्या है, तो चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश का प्रवाह कैसे होगा, सुगमता से हो जाएगा, तो वह पदार्थ कहलाएंगे चालक। जैसे सभी वस्तुएं, सभी जो धातुएं हैं वह चालक होती हैं। किसकी? वैद्युत की। ऊष्मा की भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर वैद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो धातुएं किसकी चालक होती हैं? वैद्युत की, यानी उनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। और आप अपने निजी जीवन में भी देखते हैं, एजी यानी सिल्वर, कॉपर, सोना, कार्बन, पीतल एक्सेट्रा, ये सभी जो धातुएं हैं यह कैसी होती हैं? चालक होती हैं, क्योंकि इसमें जो आवेश है वो सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, उनमें धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा जो तार बनाए जाते हैं, चालक बनाए जाते हैं, वो सभी धातुओं के ही बनते हैं। आपने कभी लकड़ी का या मतलब प्लास्टिक का चालक नहीं देखा होगा ना। चालक किसके बनते हैं? सभी धातुओं के बनाए जाते हैं। आपने सभी वायर्स को देखा होगा, वायर्स किसके बनाए जाते हैं? कॉपर के बनाए जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं नॉन कंडक्टर्स या अचालक का। दूसरा कैटेगरी आता है अचालक। क्या है? अभी चालक पढ़ लिया आपने, आवेश सुगमता से प्रवाहित हो रहा है, तो उसका उल्टा जो है अचालक होगा। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता, यानी जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, वे पदार्थ कहलाते हैं अचालक या नॉन कंडक्टर। कंडक्टर का अपोजिट नॉन कंडक्टर हो गया, यानी जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा वो क्या बन गए? अचालक बन गए। जैसे अचालक में क्या हो सकता है, आप खुद देख लें, जिसमें लाइट नहीं आ सकती है, करंट नहीं पास हो सकती है, वो अचालक हो गए। जैसे प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, आबनूस, मोम, रबर, चीनी मिट्टी, ये सभी किसके उदाहरण हैं?
अचालक या नॉन कंडक्टर्स के उदाहरण। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, चालक अचालक आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आप डेली इसको देखते हैं। मानव शरीर विद्युत का चालक है, कभी ट्राई मत करना। यदि आपने कोई तार छू लिया तो 100% आप में करंट आ जाएगी, आपको चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, तो आप कभी ट्राई मत करना, आप भी विद्युत की चालक हैं। अब इन्हीं दोनों के बीच की जो कड़ी होती है उसको बोलते हैं हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स। यानी चालक और अचालक के बीच की जो कड़ी होती है उसको बोलते हैं हम अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो कुछ पदार्थ जो सामान्य अवस्था में तो अचालक होते हैं, सुन लीजिए पहले, कुछ पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं, लेकिन यदि कुछ इम्प्योरिटीज उनके अंदर मिला दी जाए तो वह बन जाते हैं चालक। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ पदार्थ जो सामान्य परिस्थिति में अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, नॉन कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन यदि उनमें कुछ इम्प्योरिटीज या अशुद्धि मिला दी जाए तो वह चालक बन जाते हैं, चालक की तरह व्यवहार करते हैं, वह कहलाते हैं अर्धचालक। अर्धचालक मतलब चालक और अचालक के बीच की कड़ी। अर्धचालक के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। आज के युग में अर्धचालक बहुत ही डिमांडेड हैं। आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर्स हों, एलईडी हों, इन सभी में सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह लगती हैं। ठीक है, तो ये जो है विद्युत के आधार पर हमने इनको कैटेगराइज कर दिया। ओके, नोट कर लिया? चलिए मिटाते हैं, मिटाएं। ओके, चलिए अब चैप्टर के दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। विद्युत आवेश समझ में आ गया? आ गया? क्लियर। चलिए अब विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं। विद्युत धारा के ऊपर पूरा चैप्टर है तो उसके बारे में ही बात करनी है। तो विद्युत धारा क्या है? किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है विद्युत धारा की। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जहाँ पर भी साइंस में आपको दर वर्ड मिल जाए, दर का मतलब होता है रेट। पूरा साइंस यानी फिजिक्स में कहीं पर वर्ड दर आ जाए डेफिनेशन में तो आप समझ जाइए रेट है। रेट का मतलब समय का भाग लग रहा है। तो धारा का मतलब हो गया Q/T। देखिए, आवेश में समय का भाग लगा रहे हैं, इसका मतलब हुआ दर निकाल रहे हैं। तो Q की दर निकाल रहे हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यहीं पे तो हम कह रहे हैं आवेश के प्रवाह की दर को। और आवेश किस में प्रवाहित होता है? चालक में। तो हम क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन को? किसी विद्युत चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और भी डेफिनेशन जहाँ पर आपको निकालनी हो और समय का भाग लग रहा हो तो अपने आप डेफिनेशन जो है तैयार कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे Q/T है तो Q/T का मतलब आवेश की दर हो गई। तो हम कहेंगे आवेश की दर को धारा कहते हैं। अब आवेश किस में प्रवाहित होता है? आवेश किस में प्रवाहित होता है? चालक में। तो चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को धारा कहते हैं। बस ये मैंने कई बार इसलिए रिपीट किया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो धारा को I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, I = Q/T। I = Q/T। अब धारा का SI सिस्टम में यूनिट क्या होता है? SI सिस्टम में इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर जो थे वो साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ही धारा का, विद्युत धारा का जो यूनिट लिया है। और साइंटिस्ट का नाम क्या था? आंद्रे मैरी एम्पियर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो विद्युत धारा जिनके नाम पर पड़ा हुआ है इस यूनिट का नाम, उन वैज्ञानिक का नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर।
आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर ही वैद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर है। इससे छोटे मात्रक इसके मिली एम्पियर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये धारा का मात्रक हो गया। साथ ही साथ धारा जो है वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, इसका मतलब इसको साधारण तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे कहीं पॉइंट पर दो तार जुड़े हुए हैं, पहले तार से 1 एम्पियर की धारा आ गई है और दूसरे तार से 2 एम्पियर की धारा आ रही है इस पॉइंट पर, तो जो ये वाला वायर में करंट होगी निकलने वाली वो 3 एम्पियर की होगी। तो हमने देखा सिंपल मेथड से इसको ऐड कर दिया है। तो ये तो ऐसा तो अदिश राशि में ही होता है भाई। ठीक है ना, तो वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल से हम आवेश और धारा को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, पहले आवेश का एक न्यूमेरिकल ले लेंगे, फिर एक वैद्युत धारा का ले लेंगे। पहला न्यूमेरिकल, 1 कूलाम। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा? मतलब क्या हुआ? 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है कि भाई 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमको आवेश दे रखा है, Q कितना दे रखा है? Q इक्वल टू 1 कूलाम। पूछा क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है आपसे। और हमने जब क्वांटाइजेशन की बात कर रहे थे तो एक फॉर्मूला आपको बताया था, Q इक्वल टू N इंटू ई, प्लस माइनस ई बताई थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल आपको पार्टिकल्स के बारे में जानकारी होती है। तो Q बराबर N ही हो गया। Q का मतलब कितना? E आपको पता है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, पॉजिटिव नेगेटिव से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव है। तो N यहाँ से हो गया N इक्वल टू Q अपॉन E। Q कितना है यहाँ पर? 1 कूलाम। कूलाम हटा दीजिए 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करिए। N इक्वल टू 1, 10 की पावर को ऊपर ले गए हम तो ये 19 पॉजिटिव हो गई और 1.6 रह गया नीचे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, 1 कूलाम आवेश ऊपर रख दिया है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ। ई की वैल्यू ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब यहाँ पर ये जो पावर है इनको ऊपर ले गया हूँ, ये नीचे लिखी हुई थी हर में जो पावर थी, ऊपर ले जाने पर माइनस की पावर प्लस में चेंज हो जाती हैं, तो ये प्लस की 19 हो गई। अब हम ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको 10 लिख सकते हैं ना, नीचे लिख सकते हैं 16, दशमलव हट गया और ये पावर हो गई 10⁻19। इस 19 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10, एक पावर कम कर दें और एक जीरो इधर बढ़ा दें तो क्या होगा? 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16, 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 16 अट्ठे नहीं 16 6 बार जाएगा बेटा, 6 बार, 16 क्या 96, 96 हो गया ना, 96, 4 बचे 40 हो गए, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, लगभग 6.25 इंटू 10⁻18। आप इसको याद भी कर सकते हो कि 1 कूलाम जो होंगे, 1 कूलाम जो आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखेंगे,
एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है एक कूलाम आवेश के बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो यह इस तरह का जो क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में आए या फिर निकलवाने के लिए भी आ सकता है तो आप निकाल सकते हैं। एक की जगह पे 5 दे सकता है, 15 दे सकता है, 50 दे सकता है। अब और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले सकते हैं कोई छोटा सा। यदि किसी चालक में 1 मिनट में 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वैद्युत धारा का मान क्या होगा। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। यदि किसी चालक में 1 मिनट में 180 कूलाम आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है तो वैद्युत धारा का मान पूछा है। क्या दे रखा है, कभी भी फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल आपको लगाना है तो सबसे पहला काम करेंगे कि आपको क्वेश्चन में जो जो राशियों के मान दे रखे हैं उनको सही यूनिट के साथ लिख लेंगे, सही यूनिट के साथ। ओके। सो इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो क्यू दे रखा है, आवेश आपको दे रखा है 180 कूलाम, ये लिख लेंगे। गिवन दैट क्या दे रखा है, 180 कूलाम आपको आवेश दे रखा है। एक इसमें टाइम दे रखा है, टाइम t इक्वल टू दे रखा है 1 मिनट। कितना दे रखा है, 1 मिनट। t इक्वल टू 1 मिनट में कितना हो गया, यानी 60 सेकेंड हो गया, टाइम 60 सेकेंड हो गया। अब धारा पूछा है, इसमें धारा I इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन T। I इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180। T कितना दे रखा है, 60 सेकेंड। हमको समय सेकेंड में ही चाहिए, ध्यान रखना आपको, इसमें मिनट में दे रखा है। ये हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में 2 मिनट दे दे, 5 मिनट दे दे, 2.5 मिनट दे दे, आपको कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड में करना है, नहीं तो आपका सवाल बोर्ड में गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो I इक्वल टू हो गया 6×18 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी किसी परिपथ में। ठीक है, ये वाला जो परिपथ है, जो भी परिपथ में जिसमें करंट पूछ रहा है वो कितना होगा, 3 एम्पियर की। दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको आवेश दे रखा था, टाइम दे रखा था और धारा का मान पूछा था। कभी सवाल ऐसा भी हो सकता है कि आपको आवेश दे रखा होगा और धारा का मान दे रखा होगा और टाइम पूछेगा। ठीक है, बदल करके तो आप आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, नोट करिए। ओके। चले आगे बढ़ें। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। इस टॉपिक से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है या फिर इनकी डेफिनेशन आती है। ठीक है, तो इनके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले थोड़ा सा विचार करिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने स्टूडेंट्स के घर पर जो वाटर की टंकी है वो छत पर रखी हुई है? बताइए, कितने स्टूडेंट्स के घर पर जो वाटर टैंक है वो छत पर रखा हुआ है? आई थिंक सब लोग कह रहे होंगे कि सब लोगों की छत पे ऊपर ही रखी होती है टंकी, है ना। क्यों रखी होती है? क्योंकि वाटर की ये कंडीशन होती है, वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वाटर सदैव हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। मतलब पानी जो फ्लो होगा वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, जैसे हम किसी पाइप में से पानी फ्लो करना चाहते हैं तो वो पानी जो है उस पाइप के एक एंड्स को हम ऊंचा कर दें और दूसरे एंड्स को नीचा कर दें, तभी तो फ्लो होगा उस पाइप में से पानी। तो सेम कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? और इसको हम इससे समझ लें, एक
डायग्राम लेते हैं। हमने दो कंटेनर ले लिए हैं, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। दोनों कंटेनर में सेम तल तक पानी भरा हुआ है और इन दोनों कंटेनर्स को हमने एक पाइप के थ्रू जोड़ दिया है। बताइए क्या इसमें पानी फ्लो होगा? नहीं होगा, बिल्कुल पानी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों के तल जो है सेम हैं। यदि हम पानी फ्लो करना चाहते हैं एक कंटेनर से दूसरे में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनमें से कोई कंटेनर की हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। यानी इस कंटेनर को हम ऊंचा कर दें तो इसका जो वाटर है वो पहले वाले कंटेनर में आ जाएगा। ठीक है ना? यानी हमने क्या किया, एक कंटेनर, टैंक, जो भी कहिए आप, उसके तल को बढ़ा दिया। इसका मतलब उसकी हाइट को बढ़ा दिया, ऊंचाई को बढ़ा दिया। ऊंचाई बढ़ने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। स्थितिज ऊर्जा बढ़ने से क्या हुआ, उसका जो प्रेशर है वो भी बढ़ गया, क्योंकि प्रेशर P = HdG होता है। हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। तो कन्फर्म हो गया ना, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि वाटर सदैव हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल या हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो होता है। सेम कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी के साथ रहता है। तो टैंक वाली बात तो समझ में आ गई होगी, क्यों टैंक ऊपर रखा है। भाई टैंक इसलिए ऊपर रख दिया है जिससे कि वाटर की सप्लाई पूरे घर में बहुत ईजीली हो। जितनी हाइट ज़्यादा होगी टैंक की, उतना ही जो वाटर की सप्लाई है, फ्लो है, वो अच्छा आएगा घर में। यदि हमने नीचे ही रखा होता टैंक तो वाटर सप्लाई नहीं होती, वाटर फ्लो ही नहीं होता टैंक्स में जो है, क्योंकि सेम लेवल पे तो वाटर फ्लो होता नहीं है। वाटर तभी फ्लो होता है जब हाइट में डिफरेंस हो। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी में भी यही कॉन्सेप्ट काम आता है। यदि किसी चालक में हम धारा का प्रवाह करना चाहते हैं, यानी धारा उसमें प्रवाहित हो, तो वही उसी केस में धारा प्रवाहित होगी उसमें जब उस तार के दोनों सिरों पर पोटेंशियल में डिफरेंस हो, यानी उसके वैद्युत विभव में अंतर हो, उसमें ग्रेविटेशनल, यह जो यहाँ पे जो वर्ड आता है ना, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड है। यानी इसमें ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है दरअसल ऊर्जा है। ओके, तो हम किसी तार में चालक तार में धारा का प्रवाह चाहते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो, तो वो तभी होगी जब इसके दोनों सिरों पर पोटेंशियल में डिफरेंस हो। एक पोटेंशियल ज़्यादा हो और दूसरा कम हो, तभी धारा का प्रवाह होगा। यदि दोनों एंड्स, किसी भी चालक के दोनों सिरों पर सेम विभव हमने प्रवाहित कर दिया, सेम विभव हमने उसके एंड्स पे लगा दिया, तो उसमें धारा का प्रभाव होगा ही नहीं, करंट नहीं फ्लो होगी। करंट कब फ्लो होगी? जब दोनों के सिरों के बीच में विभवांतर हो, विभवों में अंतर हो, एक सिरे का विभव ज़्यादा हो और दूसरे का कम हो। ठीक है ना? तो किसी चालक में धारा कब प्रवाहित होगी? जब उस चालक के दोनों सिरों के जो मध्य विभवांतर है वह होना आवश्यक है, विभवांतर होना चाहिए। विभवांतर शून्य है, यानी यदि चालक के सिरों पर कोई विभव नहीं है, विभवांतर नहीं है, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझ में आ गया ना? यानी वाटर सप्लाई के लिए प्रेशर डिफरेंस और करंट सप्लाई के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना आवश्यक है। अब बात करते हैं, पहले बात करेंगे वैद्युत विभव की, फिर वैद्युत विभवांतर की कर देंगे, या पहले वैद्युत विभवांतर की कर दें, एक ही बात है। तो पहले वैद्युत विभव की बात करते हैं। वैद्युत विभव की बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, एकांक आवेश को, यानी एक यूनिट आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, भाई ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऊर्जा और कार्य एक ही होती है। तो किसी भी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा देखिए, एकांक धन आवेश को हम तभी कह रहे हैं Q = 1 है। एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में लाना है वैद्युत क्षेत्र में, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी V = W/Q। हमने Q को 1 कर दिया तो V = W हो गया।
यदि हम Q इक्वल टू 1 कर दें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। यानी यदि आवेश 1 कूलाम हो, आवेश कितना हो, 1 कूलाम हो, तो वैद्युत क्षेत्र में यदि उसको हम अनंत से किसी बिंदु तक लाएं तो उस बिंदु पर कितना विभव होगा, 1 वोल्ट होगा। अब वोल्ट में बता दूंगा अभी, तो इसकी परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है आप जानते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये हो गया जूल प्रति कूलाम। क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। और इसी को वोल्ट बोल देते हैं, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया भाई, बहुत ही सिंपल है। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं बस। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो क्या कार्य हो रहा है वही वैद्युत विभव कहलाता है। V से इसको प्रदर्शित करते हैं, V बराबर हो गया W/Q। मात्रक की बात करें तो जूल प्रति कूलाम होता है। अब बात करते हैं वैद्युत विभवांतर में। बहुत मामूली सा अंतर है, बहुत मामूली सा अंतर है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी को नींद तो नहीं आ रही भाई, नींद तो नहीं आ रही भाई, लगातार पढ़ने के बाद में नींद तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही, अरे अच्छे बच्चे हो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत विभवांतर क्या है, वैद्युत विभवांतर मामूली सा अंतर है। वहां पर क्या कर रहे थे हम, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे थे, यहां पे थोड़ा सा अंतर कर दिया हमने। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं बस। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जा रहा है वह उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहला रहा है। हो गई आपको परिभाषा याद। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, दोनों में अंतर समझ में आ गया। वैद्युत विभव में क्या था, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव था। यहां पर क्या है, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना, इसको भी V से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुक में। हमने यहां पे लिख लिया है अंतर, विभवांतर मतलब दो विभवों में अंतर। तो हमने बिंदु B पर वैद्युत विभव जो माना है वो V मान लिया है, और A पे जो वैद्युत विभव माना है वो VA है। तो दोनों में अंतर कितना आ गया, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। वैद्युत विभवांतर का भी मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। दोनों समझ में आ गए ना, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। भाई टंकी का हमने उदाहरण इसलिए लिया था कि आपकी समझ में आ जाए। टंकी से रिलेट किया था हमने वाटर को, वाटर फ्लो करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को हाई किया था हमने। यदि पोटेंशियल एनर्जी उसकी लो रहती, स्थितिज ऊर्जा लो रहती, तो वाटर में जो प्रेशर में डिफरेंस नहीं होता। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी के केस में जब लिया था तो हमने वोल्टेज में डिफरेंस किया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया ना, क्लियर आ गया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल दोनों समझ में आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक नई बात और बता रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभवांतर का दूसरा नाम वोल्टेज है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वोल्टेज यदि आपसे पूछी जाती है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभवांतर है। ओके, और वैद्युत विभवांतर को मापने के लिए जो यंत्र हम प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है उसका, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। यदि आपसे कोई पूछा जाता है कि भाई विभवांतर मापने का क्या यंत्र है तो आप बताएंगे वोल्ट मीटर। ओके, ठीक है, आप थक गए होंगे लगातार पढ़ते पढ़ते, या इंटरेस्ट आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बस न्यूमेरिकल और कराएंगे इस पर बेस्ड, वैद्युत विभव और विभवांतर पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए
किसी परिपथ में पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को विस्थापित करने के लिए 17 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? ये न्यूमेरिकल बोर्ड में आएगा। इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकता है। तो पहले देखेंगे गिवन दैट क्या दे रखा है। गिवन दैट दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम का आवेश, तो आवेश Q बराबर है 5 कूलम, 5 से और कितना कार्य करना पड़ रहा है उस आवेश को ले जाने में? 17 जूल। 17 जूल कार्य करना पड़ रहा है और पूछा है उन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर मैंने वैसे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर VA माइनस VB लिखा है और इसको किताबों में लिखा है वो केवल सिंपल V भी लिख दिया। V इक्वल टू होगा W/Q। तो क्या हो गया विभवांतर? V इक्वल टू W कितना हो गया? 17 और Q की वैल्यू है 5। तो V कितना हो गया? 5 तिया 15 और 5 चौके 20। कितना आ गया? 3.4 वोल्ट्स। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं जो बोर्ड में 2021 में आया हुआ है। 2021 में यह कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 12 वोल्ट। तो ये दूसरा सवाल करते हैं। क्या दे रखा है? Q इक्वल टू 2 कूलम और विभवांतर आपको दे रखा है 12 वोल्ट। बहुत सिंपल है ये भी। इसमें क्या पूछ रहा है? कितना कार्य किया जाएगा? W पूछा है। तो V इक्वल टू W/Q और W क्या हो गया? W इक्वल टू V इंटू Q। W इक्वल टू V इंटू Q। तो लगा दीजिए इसमें वैल्यू। V की वैल्यू कितनी है? 12 और Q है 2। तो W इक्वल टू हो गया 24 जूल्स। 24 जूल्स। कार्य कितना आ गया? 24 जूल्स। दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए और शेष न्यूमेरिकल्स की आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे लेकिन क्लियर समझ में आ जाएंगे। देखिए एक बात और मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं ना। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो सिलेबस, इलेक्ट्रिसिटी आज हम पढ़ा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और अधिक वीडियोज आपके पास आएँ और अधिक चैप्टर्स की वीडियोज आएँ और आपका जो है साइंस में तैयारी परफेक्ट हो। आप जो है साइंस में अच्छे मार्क्स लाएँ। ठीक है?